गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। राइट, इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। इसे खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। जैसे कि ये टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक लेडी ही इसमें मेन कैरेक्टर यानी कि जिसको हम प्रोटैगनिस्ट भी बोलते हैं, वो एक लेडी होने वाली है और इनमें उसके पोर्ट्रेट के बारे में कहा गया है। ठीक है, पोर्ट्रेट बेटा दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज़ द पोर्ट्रेट जो कि दीवार पे, जैसे कि एक फ़ोटो होती है जिसको हम दीवार पे टांगते हैं, विच शोज़ अबाउट द फिज़िकल अपीयरेंस, जो कि फ़िज़िकल अपीयरेंस की इंसान दिखता कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है ना, ऐसे जैसे कपड़े पहने हुए हम एक पोर्ट्रेट से यही चीज़ जज कर सकते हैं कि वो इंसान दिखता कैसा है और कैसे कपड़े पहने हैं उन्होंने। ठीक है, तो दूसरे तरीके से अगर हम डीप मीनिंग देखे जाएं तो ये पोर्ट्रेट बेटा एक डीप मीनिंग से उसकी फिज़िकल अपीयरेंस एज वेल एज बिहेवियर शो करता है। ठीक है, टोटलिटी में उसका करेक्टर कैसा है वो शो करता है। और ये जो चैप्टर है ये खुशवंत सिंह जी ने अपने दादी के बारे में लिखा है। इसमें जो लेडी है, जो मेन कैरेक्टर है, वो उनकी अपनी दादी है और वो उन्होंने चैप्टर में पूरी उनकी डिस्क्रिप्शन बताई है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड विमेन, कि उन्होंने कहा है कि मेरी दादी माँ जैसे सबकी दादी माँ की तरह वो भी एक बूढ़ी औरत है, क्योंकि दादी माँ हम सब ने देखा है जो भी जब इस स्टेज पे पहुँचता है तो वो बूढ़ा ऑब्वियसली हो ही जाता है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब ये खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने जब से पिछले 20 सालों से, जब से मतलब मुझे पता है कि मैंने अपनी दादी को देखा है, तो वो ऐसी ही ओल्ड और रिंकल्ड हैं, बूढ़ी हैं। और रिंकल्ड होता है जैसे कि जब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरों पे, ठीक है, वो लाइंस आ जाती हैं चेहरों पे, जिससे कि जो एक क्लीन चेहरा है वो बुढ़ापे की तरफ चेंज हो जाता है। राइट, people said that she had once been young and pretty and had even had a husband. कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि कभी वो खूबसूरत और वो यंग भी हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर ये मेरे लिए एज अ चाइल्ड, मेरे लिए ये यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब नेक्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड फादर, उनका पोर्ट्रेट टंगा हुआ था, हंग मतलब टंगा हुआ था, अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस होता है बेटा ये मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में, जो कि ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पे बड़ी बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक दीवार होती है, दीवार के अंदर ही इंटरनल तरीके से उनकी स्पेस बनाई जाती है, वहाँ पे आग जलाई होती है और उसके सामने एक मिरर, शीशा जो होता है, शीशे की ग्लास की, सॉरी मिरर नहीं, ग्लास की परत होती है। ठीक है, जिससे कि उसका जो डस्ट और ये जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर ना आए, पर उसकी हीट प्रॉपर बाहर आती है। यू मस्ट हैव सीन दिस इन द कार्टून ऑल्सो, आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा और मे भी इंग्लिश फिल्म्स में या ऐसे देखा होगा आपने। तो दीवार पे नीचे मेंटल पीस है ड्राइंग रूम की दीवार पे, और उसके ऊपर जो दीवार बची हुई है वहाँ पे एक पोर्ट्रेट, माई ग्रैंड फादर्स, मेरे ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट जो है वो टंगा हुआ है। और पोर्ट्रेट में देखने से क्या लगता है, क्या दिख रहा है, ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बड़ी सी टर्बन मतलब कि पगड़ी पहनी हुई है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं। His long and white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब उनकी जो दाढ़ी है उन्होंने उनकी चेस्ट के मेन पार्ट को कवर किया हुआ है। मतलब अगर चेस्ट तक उनकी दाढ़ी पहुंची है, इसका मतलब उनकी लॉन्ग, बहुत ही लंबी दाढ़ी होगी, सफ़ेद कलर की लंबी सी दाढ़ी होगी। और उनकी अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि वो कम से कम भी 100 साल के रहे होंगे, मतलब इतना बूढ़े लग रहे हैं वो अपनी पिक्चर में। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. वो इस तरीके के इंसान लग ही नहीं रहे हैं जिनकी कभी पत्नी हुआ करती होगी या फिर चिल्ड्रन, बच्चे हुआ करते होंगे।
He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो इतने बूढ़े लग रहे हैं कि शुरू से ही ऐसा लगता है वो हमेशा दादू ही रहे होंगे. ठीक है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक बच्चा है, बच्चे की नज़रिए से ये चीज़ बोल रहे हैं खुशवंत सिंह जी. When he was a child, right? As for my grandmother was being young and pretty, the thought was almost revolting. कहता है कि जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है कि वो भी कभी यंग और प्रिटी रही होंगी. यंग मतलब कि जवान और प्रिटी यानी कि खूबसूरत रही होंगी. तो कहता है ये थॉट, ये विचार सोच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. ठीक है, कि ये मतलब सोच भी नहीं आ रही है मुझे. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर जब भी हमसे बात करते थे दादी माँ, तो वो ये बताती थी कि जब वो छोटी थी वो इस तरीके से गेम्स खेलती थी, ऐसी गेम्स खेलती थी. That seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जैसे कि वो और स्टोरीज बताती थी जो कि कुछ खुद से बनाई हुई स्टोरीज़ होती थी, है ना. जैसे फेबल्स मतलब कि ऐसी स्टोरीज़ जो हम कई बार खुद से भी बनाते थे. तो कहता कि मुझे उनकी अपनी स्टोरीज़ की व्हेन शी यूज्ड टू बी एज अ चाइल्ड, ये ऐसी वाली स्टोरीज़ भी हमें खुद से बनाई हुई स्टोरीज़ ही लगती थी. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. मतलब कि जो उसकी दादी माँ थी वो शुरू से ही उनको ऐसे छोटी हाइट की, मोटी सी और स्लाइटली बेंट सी. ठीक है, कई बार बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, तो वो इस तरीके की ही उनकी जो एक काया है वो उस तरीके से ही उनको देख रहा था. तो उनको उनका फेस जो था वो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स था. मतलब रिंकल्स मतलब जो लाइंस पड़ जाती हैं, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा थी कि फेस पे बिल्कुल क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस्ड लाइंस ही दिखती थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब हर जगह से उनका फेस झुर्रियों से भरा हुआ था. No, we were certain that she had always been, as we had known her, old, so terribly old, that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. वो ये बोल रहा है कि जब से हम अपनी दादी माँ को जानते हैं वो इतनी ही ओल्ड, so terribly old मतलब कि इतनी ज़्यादा बूढ़ी हैं कि अब इससे ज़्यादा वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती. उनको ये लगता है कि वो एक लास्ट स्टेज है बुढ़ापे की, इससे ज़्यादा बूढ़ा और कोई कितना ही हो जाएगा. ठीक है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. कहता है कि वो प्रिटी मतलब कि एक सुंदर, जैसे दिखने में जैसे यंग औरतें होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उस तरीके की प्रिटी तो वो कभी नहीं रही होंगी, बट वो ब्यूटिफुल तो है. ब्यूटिफुल इन द सेंस कि वो एक अच्छे करेक्टर वाइज वो ब्यूटीफुल थी. वो बहुत ही दिल से अच्छी थी. वो काम थी, क्वाइट थी, पोलाइट थी. ठीक है. शी हॉबल्ड अबाउट इन द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled होता है चलना, एक लिम्प के साथ थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चलना. तो वो घर में हॉबल्ड करते हुए मतलब कि लिम्प करते हुए वो चलती थी. इन स्पॉटलेस वाइट, वो वाइट कलर की साड़ी डाल के रखती थी. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ हमेशा कमर पे होता था, जो कि उनका स्टूप मतलब कि जो स्लाइटली बेंड होता है. ठीक है, तो उसको बेंड को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए वो वेस्ट पे हाथ रखती थी, अपने कमर पे हाथ रख के चलती थी. और एक हाथ तो उनका वेस्ट पे होता था और दूसरा हाथ हमेशा से जैसे टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी मतलब जैसे माला जपते हैं ना, वैसे माला जपते जपते वो जो उसमें मोती होते हैं उनको, बीट्स को काउंट करते करते भगवान के नाम पे या कुछ भी ऐसे कह सकते हैं, वो करते हुए उनका दूसरा हाथ बिजी रहता था. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल एंड puckered फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन एन inaudible prayer.
तो उनके सिल्वर लॉक्स मतलब कि ये ग्रे हेयर जो वाइट कलर हो जाता है जब बालों का, जिसको हम ग्रे हेयर बोलते हैं, इसको कि सिल्वर लॉक्स इसलिए कहा क्योंकि उनके सारे ही बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। तो वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो ढंग से नहीं बंधे हुए थे, वो ऐसे ढीले ढाले से। ओवर हर पेल, पीला सा उनका फेस था। पकर्ड फेस, पकर्ड मतलब कि रिंकल्ड, फुल ऑफ रिंकल, ठीक है। उस फेस पे बिखरे हुए थे और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे इन इनऑडिबल प्रेयर। वो ऐसी प्रेयर वो करती रहती थी हमेशा जो कि बाहर सुनाई ना दे, ठीक है। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटिफुल तो थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो ब्यूटीफुल तो थी। किस तरह ब्यूटीफुल थी? जैसे कि सर्दियों में माउंटेन्स जो है वो स्नो से भरे होते हैं, जितना देखने में ब्यूटीफुल और काम, दिल को मतलब एक शांति और पीस प्रदान करने वाला वो दृश्य हमें दिखता है, वैसा ही वो भी कंटेंटेड थी। वो दादी माँ जो उनकी थी वो कंटेंटेड थी। कंटेंटेड मतलब कि एक संतुष्टि जिसमें होती है, ठीक है। वो पीस से भरी हुई थी, वो एक प्योर साउल थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर रिलेशनशिप, ठीक है। ये राइटर और उनकी ग्रैंड मदर के फर्स्ट स्टेज भी थी उनके रिलेशनशिप की। तो इसमें क्या था? माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। हम दोनों स्टार्टिंग में क्या थे? दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब मेरे पेरेंट्स सिटी में रहने के लिए शिफ्ट हो गए तब उन्होंने मुझे मेरी दादी माँ के पास रख दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी up in the morning and get me ready for school. वो मुझे डेली उठाया करती थी और मुझे डेली स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब वो डेली मॉर्निंग प्रेयर्स गाती रहती थी। मोनोटोनस मतलब अजीब सा बोरिंग सी तरीके से, जब वो गाते थे या फिर जब वो ड्रेस करते थे, ठीक है, मुझे ड्रेस करवाते थे, तो इस होप में, इस आशा में कि मैं उनकी वो प्रेयर्स सुनूंगा और मुझे बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी, ठीक है, मैं भी उनको पूरे तरीके से याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं उनको सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, पर मैंने कभी ये सीखना ज़रूरी नहीं समझा, इन प्रेयर्स को लर्न करना, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं समझा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। अब वो मेरे लिए स्लेट लेके आती थी, जैसे पहले ज़माने में, अब तो नोटबुक्स वगैरह हो गई हैं जिन पे हम नोट डाउन करते हैं, या नए नए टैब्स आ चुके हैं, पर पहले के ज़माने में क्या था? वुडन स्लेट्स होती थी, ठीक है, आपने देखी भी होंगी वुडन स्लेट्स। तो जो उन्होंने ऑलरेडी वॉश करके रखी होती थी और प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उनको कोटिंग करके, मतलब कि साफ एक लीपा पोथी जैसे करते हैं वैसे करके रखा होता था येलो चॉक के साथ, ठीक है। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक टाइनी छोटा सा अर्दन इंक पॉट मतलब मिट्टी का एक पॉट, छोटा सा बर्तन जिसमें इंक होती है। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन देती थी वो मुझे। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैड इट टू मी, वो सारा एक कह सकते हैं इसको बंडल बना के, या फिर एक बैग में, या जूट बैग में, थैले में, झोले में, ठीक है, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, उसमें वो डालती थी और वो मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और ब्रेकफास्ट में थिक एक मोटी स्टेल चपाती, स्टेल होता है बेटा जो बासी होती है, पुरानी, जैसे रात की पड़ी हुई, ठीक है, वो वाली चपाती, उस पर थोड़ा सा हम बटर लगा देते थे वो लोग, और शुगर स्प्रेड करके वही वो एज अ ब्रेकफास्ट लेते थे। एंड देन वो राइटर कह रहा है तब हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो गाँव के डॉग्स के लिए भी वो बहुत सारी स्टेल मतलब पुरानी बासी चपातीज जो हैं वो लेकर जाती थी रास्ते में उनको डालने के लिए।
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ ही अटैच्ड था, बिल्कुल साथ में एडजॉइनिंग था. The priest taught us the alphabet and the morning prayers. जो प्रीस्ट थे वहाँ के, प्रीस्ट बेटा होता है जो पुजारी होते हैं, ठीक है. जो पुजारी थे मंदिर के वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे. When the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब बच्चे बाहर बैठ के वेरांडा की एक साइड में बैठ के एक रो बनाकर, लाइन बनाकर एक साइड बैठे होते थे और वो गाते थे अल्फ़ाबेट को, सिंग मतलब गा कर वो याद करते थे, या फिर वो प्रेयर गाते थे कोरस में. कोरस होता है बेटा जब सब एक साथ मिलकर ग्रुप में गाते हैं, उसको कोरस बोलते हैं. तो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. स्क्रिप्चर्स में बेटा होली बुक्स होती हैं, जैसे गीता हो गई या कोई भी वेद हो गया, ठीक है. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों ने, उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ना बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया अपना जो वर्क था, और जो हमने भी अपनी पढ़ाई थी उस दिन की वो कंप्लीट कर दी. जब हमारा काम ख़त्म हो जाता था तो हम घर वापस इकट्ठे आते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. अब इस टाइम क्या होता था, हमारी वापसी के टाइम जो विलेज के डॉग्स हैं वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw on them. अब वो हमें फॉलो करते हुए हमारे घर तक आते थे. ग्राउलिंग एंड फाइटिंग. ग्राउलिंग मतलब जो गुस्से से डॉग्स जो आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो आवाज़ निकाल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, लड़ रहे थे. किस वजह से? जो कि हम चपातीस उनको देते हुए घर की तरफ आ रहे थे, ठीक है. उन चपातीस को लेने के लिए वो एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे और गुस्सा कर रहे थे. और अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें है कि इसकी जो सेकंड स्टेज है ऑफ देयर रिलेशनशिप, ठीक है. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से comfortably सिटी में जाकर सेटल हो गए थे, they sent for us मतलब कि उन्होंने हमें भी मैसेज भिजवाया to come to the city कि अब हम लोग अच्छे से सेटल हो गए, अब आप लोग भी आ सकते हो सिटी में, ठीक है. That was a turning point in our friendship. वो हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी जो बॉन्ड थी, दादी और पोता की जो एक बॉन्ड थी, उसका टर्निंग पॉइंट था. मतलब कि उसमें एक मेजर बहुत बड़ा जो है वो चेंज आने वाला था, ठीक है. Although we shared the same room, बेशक हम एक ही रूम शेयर करते थे सिटी में आकर भी, my grandmother no longer came to school with me. अब मेरी जो दादी माँ थी वो स्कूल में मेरे साथ नहीं आती थी. I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं क्या करता था, एक इंग्लिश स्कूल जाता था और एक जो जाने का ज़रिया था वो भी क्या था, एक मोटर बस, ठीक है. अब मैं मोटर बस पे जाता था. अब ना ही दादी मुझे छोड़ने जाती थी और ना ही हमारा वो पुराना हिंदी मीडियम स्कूल था. अब हमारा स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो चुका था. There were no dogs in the streets. अब सिटी में सड़कों पे डॉग्स भी नहीं होते थे. And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और अब वो फीड करना, मतलब अब डॉग्स नहीं है तो किन को फीड करना था, इसीलिए उन्होंने वो चेंज किया और अब वो स्पैरोज़ को फीड करने शुरू हो गई, जो कि हमारे सिटी हाउस के कोर्ट यार्ड में, मतलब कि वो जो ग्रीन साइड पे इलाका, अब वो उनके सिटी हाउस में जो कोर्ट यार्ड था, जो वहाँ उनका आंगन था, जो थोड़ा सा जो एक खुली सी जगह होती है जैसे घर में, ठीक है, वहाँ पर जो स्पैरोज आती थी अब वो उनको फीड करने शुरू हो गई थी. नाउ एज द ईयर्स rolled by,
वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे साल बीतते गए हमारा एक दूसरे से जो मुलाकात है वो भी कम हो गई। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ देर तक तो वो कंटिन्यू रहा वो प्रोसीजर कि वो मुझे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं घर वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या बताया, जिस पर मैं उन्हें ये बोलता था आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस की, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मैं जब उनको बताता था, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उनको अनहैप्पी करती थी, मतलब वो इन चीज़ों से दुखी होती थी, परेशान होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सिलेबस एंड द मोड ऑफ लर्निंग ऑल्सो। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। अब वो जो इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें जैसे साइंस या थ्योरीज या ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई जाती थी वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो इस बात को लेकर इतनी परेशान थी कि वहाँ पे गॉड से रिलेटेड और उनके स्क्रिप्चर्स जो मतलब होली बुक्स हैं उनसे रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं होती। One day I announced that we were being given music lessons. एक बार तो मैंने ये घर में आके जब कहा कि हमें म्यूज़िक के लेसन्स सिखाए गए हैं, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर, उनके अकॉर्डिंगली क्या था, म्यूज़िक हैड lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. उनके अकॉर्डिंगली जो म्यूज़िक है वो अच्छे और सभ्य लोगों के लिए नहीं बना था, ठीक है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। वो बोली तो कुछ नहीं पर उनकी जो साइलेंस थी, जो उनकी चुप्पी थी, उसका मतलब था दैट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, शी डजंट वॉन्ट मी टू कंटिन्यू, ठीक है, म्यूज़िक। शी रेयरली टॉक्स टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना भी कम कर दिया, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड स्टेज ऑफ देयर रिलेशनशिप। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया, जब मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तब मुझे मेरा एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जो एक कॉमन लिंक हमारा फ्रेंडशिप का एकमात्र लिंक, जो एक लास्ट लिंक बच गया था, वो ये था कि हम एक ही रूम शेयर करते थे, अब वो भी हमसे छीन लिया गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था सेक्लूजन मतलब कि अकेलापन, विद रेजिग्नेशन जैसे कि उन्होंने रिज़ाइन ही दे दिया है, हर एक चीज़ से उन्होंने छोड़ दी थी, सब चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे कि हमसे बात करना छोड़ दी थी, अब वो अकेले रहना पसंद करती थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो जो स्पिनिंग व्हील, जो चरखा जैसे करते हैं, ठीक है, अब वो अपने आप को उसी में बिजी रखती थी, ठीक है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह जब सूरज उगता था वहाँ से लेकर सनसेट तक, शाम तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब वो क्या करती थी, वो व्हील स्पिन करती रहती थी जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं, और रिसाइट करती रहती थी प्रेयर्स, वो अपनी प्रेयर्स बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ वो दोपहर को ही थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करती थी या व्हील को स्पिन करना छोड़ती थी, और वो किस लिए छोड़ती थी, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को खाना देने के लिए। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping। जब वो ब्रेड के, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही होती थी तो इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो आ जाते थे उसके इर्द गिर्द, उसके मतलब एक जैसे कि बेडिंग टाइप ऑफ बना देते थे, इतने ज़्यादा होते थे कि कुछ दिखता भी नहीं था बर्ड्स के अलावा, ठीक है। तो वो चिरपिंग करते हुए
मतलब चहचहाते हुए वहाँ पे आके एकदम इकट्ठे हो जाते थे, एज इफ़ वो उनके लिए आए हैं और वो उनसे जो वो डालते थे उनको रोटी उससे वो बहुत एक हैप्पी हैं, कंटेंटेड हैं। ठीक है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स। कुछ आते थे वो उनकी लेग्स पे चढ़ जाते थे, कुछ उसके शोल्डर्स पे आ जाते थे। क्यों आ जाते थे? क्योंकि वो बर्ड्स, अमूमन क्या होता है कि हम बर्ड्स जो हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं, वो ह्यूमन बीइंग से डरते हैं। पर ये जो दादी माँ थे इनके, ये एक इतने प्योर साउल थे, ये इतना प्यार देते थे कि इवन बर्ड्स को भी पता चल चुका था कि ये उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए वो भी बिना डरे उनके पास, उनके शोल्डर्स पर, उनकी लेग्स पर आके बैठ जाते थे। Some even sat on her head. कुछ तो यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर भी आके बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. वो हमेशा मुस्कुरा दिया करती थी और कभी भी उन्होंने shoot them away मतलब कभी भी उन्होंने उनको आवाज़ करके, ऐसी आवाज़ करके उनको हटाया नहीं था। ठीक है। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उनके लिए पूरे दिन का एक सबसे ज़्यादा खुशनुमा आधा घंटा होता था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी बर्ड्स के साथ इंटरैक्ट करके। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरह बाकी की डिटेल स्टोरी सुनने और समझने के लिए आप हमारे चैनल पर पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी पार्ट 2 देखिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।